दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञानोस्फीयर एडू पे। दोस्तों अपनी केटीजी सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है वो यूनिट चल रही है और उस यूनिट में अपन ने पीछे की क्लास में अपन ने आदर्श गैस के लिए दाब का व्यंजक और ताप की व्याख्या अपन ने कर ली थी। आज अपन देखते हैं कि आदर्श गैस जो है जिन नियमों का पालन करती है, जैसे बॉयल्स नियम है, चार्ल्स का नियम है, गै-लुसेक का नियम है, अवोगाद्रो का नियम है, ग्राम का विसरण नियम है, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है, वो नियम अपन इस दाब के व्यंजक से या अणुगति सिद्धांत से निकाल सकते हैं क्या? ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है अणुगति सिद्धांत से अणुगति सिद्धांत से गैस के नियमों की व्याख्या। गैस के नियमों की व्याख्या, सबसे पहला जो नियम है वो है बॉयल का नियम। बॉयल का नियम अपन जानते हैं कि क्या है, लेकिन अपन को इसको अणुगति सिद्धांत से अपन को निकालना है। तो अपन जानते हैं प्रेशर दाब का फॉर्मूला 1/3 रो वी स्क्वायर आर एम एस, 1/3 रो वी स्क्वायर आर एम एस। यहाँ से अपन बात करें तो P बराबर 1/3 रो की वैल्यू क्या है m/v, कैपिटल m/v वी स्क्वायर आर एम एस, और इसको अपन लिख सकते हैं 1/3 m एक अणु का द्रव्यमान है और कुल n अणु है तो mn/v और v स्क्वायर आर एम एस। ठीक है, इंप्लाइज दैट पीवी बराबर अपन ने क्या कर लिया 1/3 mn v स्क्वायर आर एम एस। ठीक है, अब यदि अपन मान लें, क्या माने, यदि T बराबर यदि अपन नियत मान लें तो दोस्तों क्या होगा V आर एम एस भी क्या होगा, नियत होगा, क्योंकि अपन ने इससे जस्ट पहले पढ़ा है कि T है वो V आर एम एस के वर्गमूल के समानुपाती है। तो जब T नियत है तो V स्क्वायर आर एम एस भी नियत है, यानी PV बराबर क्या आ जाएगा, नियतांक आ जाएगा। PV बराबर क्या आ जाएगा, नियतांक आ जाएगा। और यही क्या है, बॉयल का नियम है, T बराबर नियत। यही क्या है, बॉयल का नियम है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि यहां से P बराबर क्या हो जाएगा 1/v, या P समानुपाती 1/v। V के दाब है वो आयतन के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती, जब T का मान क्या हो, नियत हो। T नियत हो तो ये नियत हो जाएगा और ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, नियत होगी। इसे अपन क्या कहते हैं, बॉयल का नियम कहते हैं। दूसरा जो नियम है वो है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम तो अपने लिए तो वही यही व्यंजक P बराबर 1/3 रो वी स्क्वायर आर एम एस बराबर 1/3 m/v वी स्क्वायर आर एम एस इक्वल्स टू 1/3 कैपिटल M को mn/v और v स्क्वायर आर एम एस अपन लिख दिया। इंप्लाइज दैट PV इक्वल्स टू क्या हो गया 1/3 रो या mn v स्क्वायर आर एम एस। ठीक है भाई, किसी गैस के लिए यदि m और n नियत कर दें अपन, चूंकि किसी भी गैस के लिए m तथा n नियत रहेंगे, क्या होंगे, नियत रहेंगे, तो PV समानुपाती क्या हो गया V स्क्वायर आर एम एस, और V स्क्वायर आर एम एस समानुपाती किसके, T के, तो PV समानुपाती क्या हो जाएगा, T। ठीक है, और यदि दाब को अपन नियत मान लें, P बराबर अपन यहां से नियत मान लें तो V समानुपाती क्या हो जाएगा, T के, यानी इंप्लाइज दैट V/T बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, कांस्टेंट आ जाएगा। और यही क्या है, चार्ल्स का नियम। यानी इस नियम से जो दाब का अपन ने आदर्श गैस के लिए दाब का जो व्यंजक निकाला था, उससे अपने बॉयल का नियम निकाल लिया, PV बराबर नियतांक, उससे अपने V/T बराबर कांस्टेंट, ये नियम लगा लिया। अर्थात नियत दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान तथा आयतन उसके ताप के, निश्चित द्रव्यमान
नियत दाब पर जो आयतन है वो क्या होता है, ताप के समानुपाती होता है। इसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, चार्ल्स का नियम कहते हैं। यानी अणुगति सिद्धांत से अपन ने चार्ल्स के नियम की भी क्या कर ली, व्याख्या कर ली। तीसरा जो नियम है उसे अपन क्या कहेंगे, गै-लुसैक का नियम। क्या कहेंगे, गै-लुसैक का नियम। अपने लिए तो यही इक्वेशन है, P बराबर 1/3 रो वी स्क्वायर आर एम एस बराबर 1/3 कैपिटल M अपॉन वी स्क्वायर आर एम एस बराबर 1/3 MN बटे V और वी स्क्वायर आर एम एस। ठीक है, यहाँ से अपन देखें तो PV बराबर 1/3 MN वी स्क्वायर आर एम एस। PV बराबर क्या हो गया, ये हो गया, इंप्लाइज दैट PV समानुपाती क्या हो गया, वी स्क्वायर आर एम एस। यानी ये लाइन इसमें भी लिखेंगे, किसी भी गैस के लिए M तथा N का मान क्या है, होंगे, नियत रहेंगे। तो PV समानुपाती क्या हो गया, वी स्क्वायर आर एम एस, और वी स्क्वायर आर एम एस किसके समानुपाती है, ताप के T के। तो यहाँ से PV बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, PV समानुपाती T। और यहाँ पर अपन क्या मान लेंगे, नियत आयतन पर, नियत आयतन पर यदि आयतन की वैल्यू नियत होगी तो P समानुपाती क्या हो गया, T, या P अपॉन T बराबर क्या हो गया, नियतांक। और इसे अपन क्या कहते हैं, गै-लुसैक का नियम कहते हैं। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि नियत आयतन पर किसी गैस का दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। नियत आयतन पर किसी गैस का दाब उसके ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। और यही क्या है, गै-लुसैक का नियम। तो तीन नियम, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और गै-लुसैक, तीनों नियमों की व्याख्या होगी। चौथा नियम देखिए, ग्राम का विसरण नियम। ग्राम का विसरण नियम, चौथा नियम क्या है, ग्राम का विसरण नियम। ग्राम का विसरण नियम यानी ग्राम का नियम अपन को लाना है। तो फॉर्मूला वही, P = 1/3 रो वी स्क्वायर आर एम एस। ठीक है, और यहां से वी स्क्वायर आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा, 3P अपॉन रो। ठीक है, और यहां से इंप्लाइज दैट वी आर एम एस बराबर 3P अपॉन रो अंडर द रूट। ठीक है, और वी आर एम एस क्या हो गया, 1/√। अर्थात क्या होगी, गैस के अणु की विसरण की दर, अर्थात गैस के अणु की विसरण की दर, ये दर ही तो है भाई, परिवर्तन की दर ही तो है, वेलोसिटी है, वर्ग माध्य मूल वेग है। तो गैस वर्ग माध्य मूल चाल है, चाल क्या होती है, दर ही तो है, दूरी में परिवर्तन यानी दर। तो ये क्या है, गैस के अणु की विसरण की दर उनके वर्ग माध्य मूल वेग के समानुपाती होती है। उनके वर्ग माध्य मूल वेग के समानुपाती होती है। गैस की विसरण की दर है वह उनके वर्ग माध्य मूल वेग के समानुपाती होती है। अर्थात विसरण की दर यानी VRMS समानुपाती क्या हो गया, D क्या है दोस्तों, विसरण की दर। यदि ये ऐसा है तो यहाँ से देखिए ऊपर वाले इक्वेशन से D समानुपाती क्या हो जाएगा, 1/√V। यानी घनत्व के वर्गमूल के क्या है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती है। और यही क्या है, ग्राम का विसरण नियम। इसे अपन क्या कहते हैं, ग्राम का विसरण नियम कहते हैं। क्या कहा जाता है, ग्राम का विसरण नियम कहा जाता है। अर्थात नियत दाब पर गैस के विसरण की दर, दाब की वैल्यू यदि नियत हो तो गैस के विसरण की दर उसके गैस के घनत्व के वर्गमूल के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां अपन को क्या मानना पड़ेगा, P बराबर नियत मानना पड़ेगा। P बराबर क्या मानना पड़ेगा, नियत मानना पड़ेगा। पांचवा नियम क्या है दोस्तों, आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो का नियम, ठीक है। यही अपन PV = अब लिखते हैं अपन डायरेक्ट 1/3 MN V² RMS। ठीक है, तो एक गैस के लिए अपन बात करें नियत दाब और आयतन पर। पहली गैस के लिए भाई दो गैस अपन ले रहे हैं तो नियत दाब भी है, नियत आयतन भी है। ठीक है, तो नियत दाब व आयतन पर, नियत दाब व नियत आयतन पर
पहली गैस के लिए अपन ने लिख दिया PV इक्वल्स टू 1/3 M1 N1, क्योंकि गैस अलग अलग है, V1 RMS, V² 1 RMS। दूसरी गैस के लिए PV बराबर क्या हो गया 1/3, क्योंकि नियत दाब व आयतन है तो ये तो PV दोनों के लिए बराबर रहेंगे, 1/3 M2 N2 V² 2 RMS, दोनों बराबर कर दें तो 1/3 M1 N1 V² 1 RMS बराबर 1/3 M2 N2 V2 क्या हो गया RMS हो गया। ठीक है, दोनों को अपन ने क्या कर दिया, दोनों को अपन ने बराबर कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया तो क्या हो गया भाई, अब अपन जानते हैं VRMS बराबर क्या है 3 kT/m, 1/3 से 1 VRMS 3 kT/√, है। तो पहली गैस के लिए क्या हो जाएगा V1 RMS बराबर 3 kT/m1 और V2 RMS 3 kT/m2। ये वैल्यू इसमें पुट कर दो भाई साहब। ठीक है, इंप्लाइज दैट, ये वैल्यू जैसे इसमें पुट करोगे तो इंप्लाइज दैट यहाँ पुट करनी है, तो इंप्लाइज दैट 1/3 से 1/3 कट गया, मान लो काटा हुआ मत मानो, N1 इंटू V1 तो क्या हो गया 3 kT, रूट हट जाएगा बटे M1 बराबर 1/3 M2 N2 इंटू 3 kT अपॉन क्या हो गया M2, 1/3 से 1/3 कट गया, M1 से M1 कट गया, M2 से M2 कट गया, 3 kT से 3 kT कट गया, यानी क्या आ गया N1 बराबर N2। और यही क्या है अवोगाद्रो का नियम है। उसने अवोगाद्रो ने यही कहा था कि नियत दाब व आयतन पर किसी गैस, नियत दाब व आयतन पर किसी गैस में यदि अलग अलग गैसें हैं तो पात्र में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। नियत दाब व आयतन पर किसी गैस के पात्र में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है, N1 बराबर N2। ठीक है, और इसी हिसाब से यानी छठा जो नियम है उसे अपन कर दें डायरेक्ट ही कि भाई इस नियम से अपन डाल्टन का आंशिक दाब का नियम भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार लिख देता हूं, इसी प्रकार या लिख ही लो, कर लेते हैं डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, ये यहां से आपके लिए क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई कौन से नियम की व्याख्या करने में असफल रहा, लेकिन ये तो किसी नियम की व्याख्या करने में असफल रहा ही नहीं, इसने तो क्या कर दिया सारे नियमों की ही व्याख्या कर दी। तो देखो P इक्वल्स टू क्या आया, दाब का सूत्र क्या है, P इक्वल्स टू 1/3 Mn/V और V² RMS। ठीक है भाई, P1 के लिए अपन बात करें, पहली गैस के लिए आंशिक दाब ले लें तो 1/3 M1 N1 बटे V, पात्र सेम है, V1 RMS। ऐसे ही दूसरी गैस के लिए P2 बराबर 1/3 M2 N2 बटे V और V2 RMS। ठीक है, अब दोनों गैसों के मिश्रण के लिए अपन ने क्या कर लिया, दोनों गैसों को मिश्रण में मिला दिया तो दोनों का दाब क्या हो गया, दोनों का दाब जुड़ गया। तो P बराबर क्या हो गया मिश्रण के लिए, तो क्या हो गया दोस्तों मिश्रण के लिए क्या हो गया P बराबर P1 मिश्रण का दाब P1 प्लस P2 बराबर कितना हो गया भाई 1/3 M1 N1 V1 RMS बट्टे क्या हो गया V प्लस 1/3 M2 N2 V2 RMS बट्टे क्या हो गया V हो गया। और यहाँ से 1/3V आ गया कॉमन, ये हो गया M1 N1। ठीक है, V1 RMS का स्क्वायर प्लस M2 N2 V2 RMS। ठीक है भाई, इतना अपने पास में हो गया, इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। ठीक है, अब अपने क्या बोला, दोनों गैसों के मिश्रण का तापमान समान है। दोनों गैसों के मिश्रण का तापमान समान है तो
है तो उनके प्रत्येक अणु की माध्य गतिज ऊर्जा है तो उनके प्रत्येक अणु की माध्य गतिज ऊर्जा समान होगी। माध्य गतिज ऊर्जा का मान समान होगा। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया 1/2 m1 v1 RMS बराबर 1/2 m2 v² 2 RMS। और यहाँ से ये फॉर्मूला क्या बन गया अपना P1 + P2 बराबर 1/3V। यदि ये बराबर होगी तो N1 + N2। ठीक है भाई, ये तो M1 M2 तो बराबर है, तो ये क्या हो गया M और v² RMS। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आ गया। इसको अपन ने समीकरण नंबर दे दिया 2। गैस के मिश्रण में कुल अणु N1 + N2 है, अतः मिश्रण का कुल दाब गैस के मिश्रण में कुल अणु कितने हैं भाई N1 + N2। तो अपन क्या कहेंगे, गैस के मिश्रण में कुल अणु गैस के मिश्रण में कुल अणु N1 + N2 है। कुल अणु N1 + N2 है, तो अपना जो फॉर्मूला है P बराबर क्या है 1/3 रो को N1 + N2, तो 1/3V N1 + N2 M और ये क्या हो गया v² RMS। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। समीकरण 2 और 3 की अपन तुलना कर लें। तुलना कर लेंगे तो दोस्तों क्या होगा P = P1 + P2 हो जाएगा। P = क्या है, ये तो क्या है P1 + P2, और ये अपन ने मान लिया कि N1 + N2 यदि किसी गैस में है तो उसका दाब अपने फॉर्मूले से P बराबर 1/3, यानी P बराबर यहाँ से देखिए P बराबर 1/3 और रो को अपन Mn v² RMS और बटे क्या लिख सकते हैं V। ठीक है, तो इसमें N1 + N2 हो गया, 1/3V अपनी जगह है, N की जगह क्या हो गया दोस्तों, अणु है वो N1 + N2 हो गए, तो N की जगह क्या हो गया N1 + N2, N1 + N2 आ गया, M की जगह M है, v² RMS है। यहाँ इसकी RHS देखिए, जितनी इसकी RHS है उतनी इसकी RHS है, तो दोनों की अपन तुलना करें तो P = क्या हो गया P1 + P2। ये कहाँ से लिखा, समीकरण 2 व 3 से, यानी इस समीकरण से कोई नाता नहीं है। इस समीकरण को अपन ने अपने दाब के सूत्र से लिखा है, क्योंकि यहाँ पात्र में अणु की संख्या कितनी है n है, और यहाँ पात्र में अणु की संख्या कितनी होगी N1 + N2। देखो गैस के मिश्रण में कुल अणु N1 + क्या है N2 है, N1 एक गैस के अणु है और N2 दूसरी गैस के अणु है, तो कुल अणु कितने हो गए दोस्तों N1 + N2 हो गए। तो उनको अपन ने कर दिया, और इसे अपन क्या कहते हैं डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, आंशिक दाब का नियम। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि गैस के लिए अपन ने दाब का जो व्यंजक प्राप्त किया था, उस दाब के व्यंजक से देखो गैस के ताप की व्याख्या होगी, औसत गतिज ऊर्जा और ताप में संबंध व्युत्पन्न हो गया, और ये जो गैस के नियम थे पांचों के पांच छह नियम, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुसेक का नियम, ग्राम का विसरण नियम, अवोगाद्रो का नियम और डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, छह के छह नियमों की क्या होगी दोस्तों व्याख्या हो गई। इसका मतलब दाब का जो सूत्र है वो बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट, क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अपन आगे चलते हैं और अगला टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है स्वतंत्रता की कोटियां, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, स्वतंत्रता की कोटियां जो फर्स्ट ग्रेड के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्सप्लेन किया था, वो ही डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ अपन को एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो देखिए स्वतंत्रता की कोटियां, यानी कोई परमाणु, गैस का कोई भी परमाणु या अणु स्वतंत्र रूप से जितनी डायरेक्शन में घूम सकता है वो क्या कहलाती है, उसकी स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है। ठीक है, देखिए स्वतंत्रता की कोटियां, स्वतंत्रता की कोटियां, डिग्री ऑफ फ्रीडम। minimum number of coordinate which is required to describe the motion of the
पार्टिकल। यहां पार्टिकल क्या है, गैस के अणु है या गैस के परमाणु। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं, कोई अणु या परमाणु, कोई अणु या परमाणु, कोई अणु या परमाणु जितनी स्वतंत्र दिशाओं में, जितनी स्वतंत्र दिशाओं में गति कर सकता है, गति कर सकता है, वह उस अणु की, वह उस अणु की स्वतंत्रता की कोटियां कहलाती, स्वतंत्रता की कोटियां कहलाती हैं। यानी या अपन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कम से कम वे निर्देशांक, कम से कम वे निर्देशांक जो किसी गैस के अणु, यहां गैस की बात कर रहे हैं तो गैस के अणु या परमाणु की गति की व्याख्या करने के लिए आवश्यक है वे निर्देशांक, जितने निर्देशांक आवश्यक है, कम से कम वे निर्देशांक जो किसी गैस के अणु या परमाणु की गति की व्याख्या करने के लिए आवश्यक हैं, स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है, स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है। ठीक है, और एनर्जी के रूप में भी अपन डिफाइन कर सकते हैं कि कोई अणु या परमाणु स्वतंत्र रूप से जितने प्रकार की गति या ऊर्जा रख सकते हैं। भाई ऐसे तो है नहीं कि इधर एक्स डायरेक्शन में गति रखेगा, गति ऐसे तो बिना ऊर्जा की तो गति हो नहीं सकती। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि कोई अणु या परमाणु जितनी स्वतंत्र दिशाओं में गति कर सकता है या जितनी स्वतंत्र दिशाओं में ऊर्जा रख सकता है, वह उस अणु की क्या कहलाती है, स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है। ठीक है, या जब भी किसी अणु पर या परमाणु पर अपन कोई कंडीशंस लगा देते हैं, जैसे किसी बॉन्ड से उसको जोड़ दिए, तो वो क्या हो जाते हैं, रेस्ट्रिक्शंस विच इज इम्पोज्ड ऑन द फ्रीडम ऑफ द पार्टिकल। तो जो बाउंडेशंस जो अपन ने लगाई हैं वो क्या करती हैं, स्वतंत्रता की कोटि को कम कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो सपोज गैस का कोई अणु है, वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और अपन यहां खड़े हैं, तो अपन से कोई पूछे कि किधर गया, तो अपन ये बताएंगे कि भाई मेरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन अपन ने बता दी। तो ये क्या हो गया, एक निर्देशांक की आवश्यकता हुई इसको डिस्क्राइब करने के लिए, तो एक स्वतंत्रता की कोटि होगी। मान लो किसी तल में गति कर रहा है कोई पार्टिकल, जैसे यहाँ है, तो अपन कहेंगे भाई इधर ऐसे चलेंगे, इधर ऐसे चलेंगे, तो दो निर्देशांकों की अपन को आवश्यकता हुई, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 2 होगी। ऐसे ही मान लो हवा में हो गए, कैसे कोई मच्छर है, मॉस्किट, वो उड़ रहा है, उसकी गति को अपन को डिफाइन करना है, तो उसके लिए अपन को एक्स एक्सिस भी चाहिए, वाई एक्सिस भी चाहिए और जेड एक्सिस भी चाहिए। जैसे मान लो यहाँ कोई कण उड़ रहा है, ठीक है, यहाँ उड़ रहा है, तो पहले एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस और फिर यहाँ से जेड एक्सिस, यानी अपन को 3 निर्देशांक चाहिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी, उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएंगी। ठीक है, हाँ अब देखिए गैस की जो अणु है, स्वतंत्र कोटियां 3 प्रकार की हो सकती हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्र कोटियों को शॉर्ट में अपन लिख सकते हैं DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम। स्वतंत्रता की कोटियां DOF 3 प्रकार की हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं दोस्तों, 3 प्रकार की हो सकती है। नंबर 1, पहले तो क्या हो, स्थानांतरण, कि केवल कण अपनी केवल स्थानांतरित हो एक जगह से, बाकी अपन माने कि किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल पोजीशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे स्थानांतरित हो गया। तो इसके कारण क्या हुई, स्थानांतरण की स्वतंत्रता की कोटियां, स्थानांतरण की स्वतंत्रता की कोटियां। ठीक है, दूसरा क्या हो भाई, कि घूर्णन करे, कि केवल कण क्या हो, घूर्णन करे, तो क्या हो सकेगी, घूर्णन की स्वतंत्रता की कोटियां, घूर्णन की स्वतंत्रता की कोटियां। और तीसरी क्या हो दोस्तों, सी,
कंपन की स्वतंत्रता कोटियां, जैसे टेम्परेचर अपन ने किसी पार्टिकल पे ज़्यादा बढ़ा दिया गैस का, और गैस के मॉलिक्यूल या अणु हैं वो एक जगह पर क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन कर रहे हैं, तो कंपन की स्वतंत्रता की कोटियां, कंपन की स्वतंत्रता की कोटियां। ठीक है, तो भाई किसी गैस के पास में जो स्वतंत्रता की कोटियां हैं वो 3 प्रकार से हो सकती हैं, स्थानांतरण की, घूर्णन की और कंपन की स्वतंत्रता की कोटियां। अब अपन अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले कौन सी है, ट्रांसलेशन, स्थानांतरण की स्वतंत्रता की कोटियां, स्थानांतरण की स्वतंत्रता की कोटियां। स्थानांतरण की स्वतंत्रता की कोटियां, देखो इसमें क्या होती हैं, केवल कोटियां स्थानांतरीय या रेखीय गति के कारण, ये केवल स्थानांतरण या रेखीय गति के कारण उत्पन्न होती, के कारण उत्पन्न। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसी कण की तीनों एक्सिस के अनुदिश गति हो सकती है, किसी कण की तीनों कौन सी, एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश गति हो सकती है, अक्षों के अनुदिश गति हो सकती है। तीनों अक्षों के अनुदिश यदि गति होगी तो स्थानांतरण की स्वतंत्रता कोटियां अधिकतम कितनी हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं। इस प्रकार की स्वतंत्र कोटियां, यानी इस प्रकार की डीओएफ को हम मतलब है स्वतंत्रता की कोटियां, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो सकती हैं भाई, 3 होती हैं। कितनी होती हैं, 3 होती हैं। मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, 3 हो सकती है। ठीक है, तो कितनी हो सकती है भाई, 3 हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपनी स्वतंत्र कोटि है वो किसके कारण है, घूर्णन की स्वतंत्रता की कोटियां। किसके कारण है भाई, घूर्णन की स्वतंत्रता की कोटियां, बी, घूर्णन की स्वतंत्रता की कोटियां, घूर्णन के कारण। ठीक है, अब देखो कि कोटियां कण की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होती है। पहला पॉइंट क्या है, कण की घूर्णन गति के कारण, कण की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण उत्पन्न होती है, कण की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई द्विपरमाणुक अणु है, क्या है, कोई द्विपरमाणुक अणु, ठीक है, देखिए द्विपरमाणुक अणु की स्वयं की अक्ष, अणु की स्वयं की अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, स्वयं की सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण आई एक्स बराबर 0 शून्य होता है, शून्य होता है। कैसे, कि जैसे मान लो ये मार्कर है और इसमें 2 पार्टिकल लगे हुए हैं और ये ऐसे घूम रहा है, क्या हो रहा है, ये ऐसे घूम रहा है स्वयं की, तो इनकी लोकेशन तो किसी प्रकार से कोई लोकेशन चेंज ही नहीं है इनकी, ये अपन को लगेगा ही नहीं कि ये घूम रहे हैं, तो इसकी स्वयं की अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान क्या होगा, 0 होगा। यानी द्विपरमाणु अणु की स्वयं की अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान क्या होता है, 0 होता है। इसको अपन डायग्रामेटिकली भी ये द्विपरमाणु एक अणु, ठीक है, और ये दूसरा अणु, ठीक है भाई, और ये अक्ष, ठीक है, और ये वाई अक्ष, ये एक्स एक्सिस, ये मूल बिंदु और ये वाई एक्सिस। यदि अपन इसको घुमाएं, यानी इसकी खुद की अक्ष के सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण आई एक्स बराबर क्या है, 0। ठीक है, यदि जड़त्व आघूर्ण होगा तो वाई एक्स के अनुदिश होगा, यानी इसके अनुदिश ये घूम सकता है और इसके अनुदिश ये घूम सकता है, यानी 2 इसकी स्वतंत्रता कोटियां होंगी। ठीक है, अतः इसी लाइन से सेंटेंस ये जुड़ा हुआ है, अतः द्विपरमाणुक अणु
द्विपरमाणुक अणु या रेखीय त्रिपरमाणुक, या तो क्या होना चाहिए, द्विपरमाणुक अणु, या एक ही रेखा में 3 परमाणु भी हो सकते हैं, या रेखीय त्रिपरमाणुक अणु की घूर्णन गति की स्वतंत्रता की कोटियां कितनी होंगी दोस्तों, 2 होंगी। कि कोटियों की संख्या कितनी हो जाएंगी भाई, 2 होती हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं की एक्स के सापेक्ष क्या माना जाता है, शून्य मानी जाती है। ठीक है, अब इसी में क्या है कि यदि त्रिपरमाणुक अणु आ गए लेकिन वो रेखीय नहीं है। ठीक है, कैसे? जैसे देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, यहां पर कोई पार्टिकल अपने पास में है, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। इनको अपन तीनों को ऐसे मिला दिया, तो ये क्या है भाई, एक्स एक्सिस का कॉरस्पॉन्डिंग होगा, वाई एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग भी होगा और जेड एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग भी होगा। तो अपन क्या कह सकते हैं, अरेखीय बहुपरमाणुक अणु की घूर्णन गति की स्वतंत्रता की कोटियां कितनी हो जाएंगी, कोटियों की संख्या 3। कोटियों की संख्या क्या हो जाएंगी, 3 होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि भाई घूर्णन अक्ष अरेखीय अणु तीनों अक्षों के सापेक्ष कैसे कर सकता है, क्योंकि अरेखीय अणु या परमाणु तीनों अक्षों के सापेक्ष घूर्णन गति कर सकता है। क्या कर सकता है? तीनों अक्षों के सापेक्ष घूर्णन गति कर सकता है। ठीक है, तो इसकी स्वतंत्रता की कोटियां कितनी होंगी दोस्तों, 3 होंगी। ठीक है भाई, ये कौन सी आ गई, घूर्णन के कारण आ गई। तीसरी अपने पास में क्या बच गई भाई, कंपन की स्वतंत्रता की कोटियां। ठीक है, तो देखिए तीसरे प्रकार की, ये मिटा लिया होगा, बना लिया होगा, कंपन की स्वतंत्रता की कोटियां। कंपन की स्वतंत्रता की कोटियां। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात क्या है कि अणु की कंपन गति के कारण उत्पन्न होती है। अणु की कंपन गति के कारण, अणु की कंपन गति के कारण उत्पन्न होती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ये उच्च ताप पर उत्पन्न होती हैं। ये उच्च ताप पर उत्पन्न होती हैं। कब उत्पन्न होती हैं? उच्च ताप पर दोस्तों उत्पन्न होती हैं। ठीक है, और इनकी संख्या यानी कंपन के कारण स्वतंत्रता कोटियों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्वतंत्रता की कोटियां निकालने के लिए अपने पास में क्या है, एक फॉर्मूला है। क्या है? स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या बराबर F बराबर 3n-b। n इसमें क्या है, कणों की संख्या, और b क्या है, बंधु की संख्या। बंधु की संख्या का मतलब है बाउंडेशन। लेकिन ये फॉर्मूला रिजिड बॉडी के लिए फेल हो जाता है, जिसको मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स में एक्सप्लेन किया है कि ये फॉर्मूला ज़्यादा देर तक वैलिड नहीं है, फिर भी अपन जनरली इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो F बराबर क्या हो गया, 3n-b।
ठीक है। इसमें बी है वो नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स का मतलब कंडीशन विच इम्पोज ऑन द सिस्टम, जो सिस्टम पर क्या हो रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं, उनको अपन ने क्या कहा है, कंस्टेंट्स का है। बाउंडेशंस, बाउंडेशंस का है। जैसे मान लो किसी ने अपन को कह दिया कि आपको ऊपर की तरफ नहीं जाना है, तो अपन ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे, देयर इज ए बाउंडेशन, तो अब अपन किधर, नीचे की तरफ जा सकते हैं। तो एक ही रास्ता अपने लिए है, यानी कम से कम वे निर्देशांक जिनमें अपन स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, वो अपने लिए क्या कहलाती है, स्वतंत्रता की कोटियां। लेकिन मान लो अपन पे किसी ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिए कि आप इस रास्ते से नहीं जाओगे, तो अपनी एक स्वतंत्र घूमने की कंडीशन क्या होगी, कम होगी। कम होगी तो स्वतंत्रता की कोटि अपने लिए क्या होगी दोस्तों, कम हो गई। ठीक है। अब देखिए अपन एक टेबल बना रहे हैं, जिस टेबल को आप लोगों को याद रखनी है, भविष्य के लिए भी ये क्या है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, भविष्य के लिए भी ये टेबल है वो इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, विभिन्न गैसों की स्वतंत्रता की कोटियां, विभिन्न गैसों के लिए, विभिन्न गैसों के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF, स्वतंत्रता की कोटियां। सबसे पहले अपन बात करेंगे सीरियल नंबर, क्रम संख्या। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे गैस की परमाणुकता, गैस की परमाणुकता। परमाणुकता का मतलब है कि गैस सिंगल परमाणु है, द्विपरमाणु है, कैसी है, गैस की परमाणुकता। ठीक है, उदाहरण, एग्जाम्पल, कि इस प्रकार की जो गैसें हैं उनके एग्जाम्पल। ठीक है, फिर एन, नंबर ऑफ परमाणु कितने हैं, फिर उन पे बंधु की संख्या, बाउंडेशन कितनी है, फिर क्या होगी अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, थोड़ा सा बड़ी टेबल बनेगी भाई। ठीक है, पहले सीरियल नंबर, फिर क्या है, गैस की परमाणुकता, क्रम संख्या बोल सकते हो, गैस की परमाणुकता, गैस की परमाणुकता हो गया। फिर उदाहरण, एग्जाम्पल, कि भाई ये स्वतंत्र कोटियां रखने वाले, क्या हो गया, एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ परमाणु, N। ठीक है, फिर क्या, बाउंडेशन, B, और फिर क्या है, स्वतंत्रता की कोटियां, स्वतंत्रता की कोटियां की संख्या, स्वतंत्रता की कोटियां और इसकी व्याख्या। ठीक है, ये अपने लिए टेबल है। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, ये टेबल अपन को याद रहनी चाहिए, एक क्वेश्चन अपना इससे आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, सबसे पहले सीरियल नंबर एक परमाणुक। अब वो अपन गैसें ले रहे हैं जिसमें परमाणु कितने हैं, एक परमाणु। जैसे कौन कौन सी, हीलियम, नियोन, आर्गन, ठीक है, क्रिप्टॉन, यानी जितनी भी इनर्ट गैसें हैं वो एक परमाणु गैस हैं। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है। इसमें परमाणु की संख्या कितनी है भाई, एक है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, क्योंकि सिंगल ही परमाणु है, बॉन्ड बनेंगे नहीं। तो अब फॉर्मूला अपना क्या हो गया, 3n-b, तो 3 गुणा 1 माइनस 0, यानी कितनी होगी, 3 होगी। यानी केवल और केवल स्वतंत्रता की कोटि जो होंगी स्थानांतरीय गति के कारण होंगी। किसके कारण, स्थानांतरीय गति के कारण इनकी स्वतंत्रता की कोटि होगी। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए नंबर 2, द्विपरमाणुक, जिसमें 2 परमाणु, द्विपरमाणु गैस। द्विपरमाणु गैस का मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ठीक है, नाइट्रोजन। परमाणु की संख्या कितनी है भाई, 2 है, और एक एक बंध से जुड़े हैं। जैसे Cl है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो बंधु की संख्या कितनी है, एक बाउंडेशन है। तो यहां से F बराबर कितना हो गया दोस्तों, 3 × 2, 3 गुणा 2 माइनस 1, तो 3 दूनी 6 माइनस 1 बराबर कितना होगी भाई, 5। ठीक है, तो इसमें अपन क्या कहेंगे, स्थानांतरीय गति के कारण, स्थानांतरीय
गति के कारण तो कितनी होगी 3, प्लस 2 किसके कारण होगी, घूर्णन गति के कारण 2, घूर्णन गति के कारण कितनी होगी 2, घूर्णन गति के कारण होगी। तो टोटल मिला के कितनी होगी भाई 5 होगी, टोटल मिला के कितनी होगी 5 होगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं तीसरी में क्या है, त्रिपरमाणु गैस, त्रिपरमाणुक गैस। अब त्रिपरमाणुक में भी दो बातें हैं, एक तो रेखीय अणु, देखिए इसमें दो पार्टीशन करते हैं, एक तो कौन से रेखीय अणु, रेखीय अणु जो एक ही लाइन में हो, जैसे CO2, ठीक है, BeCl2, CO2 होगी, BeCl2 होगी, इसमें अणु की संख्या कितनी है भाई 3, ठीक है, और इसमें बंध कितने हैं 2 हैं। देखिए CO2 को आप लिखोगे तो कार्बन C डबल बॉन्ड O, तो 2 बाउंडेशन है, तो कितनी होगी भाई बाउंडेशन, बंधु की संख्या कितनी होगी 2, तो F बराबर कितना हो गया 3 गुणा 3 और -2, यानी कितनी होगी भाई 7, 9 - 2 बराबर क्या होगी 7 होगी। अब ये 7 कैसे होंगी, स्थानांतरण के कारण 3, स्थानांतरण के कारण तो कितनी होगी 3, प्लस 2 किसके कारण होगी, घूर्णन के कारण 2, प्लस घूर्णन के कारण 2 और प्लस कंपन के कारण भी 2, कंपन के कारण भी क्या होगी 2 होगी स्वतंत्र इकट्ठी, तो 3 2 5 और 2 कितनी होगी 7 होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो त्रिपरमाणु गैस है, यहां बीच में लिख देता हूं, त्रिपरमाणुक जो गैस है उसमें कैसे हैं अरेखीय अणु, कौन से आ जाएंगे दोस्तों, अरेखीय अणु जो एक रेखा में नहीं है, जैसे H2O पानी यानी NH3 अमोनिया। ठीक है, ये भी क्या है, अणु की संख्या इसमें भी कितनी है 3 ही है भाई, लेकिन इसमें बॉन्ड कितने होंगे 3 होंगे, जैसे H2O तो हाइड्रोजन H के 2 हैं, H H H इस हिसाब से होंगे, ठीक है ना, यानी 3 बाउंडेशन बॉन्ड 3 होंगे। NH3 में भी कितने होंगे 3 होंगे, एक N से एक H फिर एक H फिर एक H, ऐसे ही H2 से ऑक्सीजन से एक H, ठीक है, तो ये क्या होंगे भाई 3 बॉन्ड होंगे, 3 बॉन्ड होंगे तो क्या हो जाएंगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी भाई, F बराबर 3 गुणा 3 और -3, यानी कितनी होगी भाई 6, और इतनी 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, रिजिड बॉडी की होती है, यानी यहाँ स्थानांतरण के कारण कितनी होगी भाई 3, और प्लस घूर्णन के कारण भी 3, घूर्णन के कारण भी 3, क्योंकि ये अरेखीय अणु है तो इसमें खुद की घूर्णन के सापेक्ष भी मोमेंट ऑफ यानी जड़त्व आघूर्ण का मान क्या होगा, कुछ न कुछ होगा। तो दोस्तों ये टेबल आपको क्या होनी चाहिए, अच्छे से याद होनी चाहिए। यदि ये टेबल आपको याद है तो यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो क्वेश्चन आपका है वो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये अपन को स्पेसिफिक हीट में भी चाहिएगा, अपन एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा की वैल्यू निकालेंगे तब भी अपन को ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिएगी, तो ये उनको भी थर्मोडायनेमिक्स को भी क्या करेगा, ये रिलेट करेगा, तो अपन को अच्छे से ये टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए अपन आगे बात करते हैं ऊर्जा समविभाजन का नियम। क्या बात करते हैं दोस्तों, ऊर्जा समविभाजन का नियम। इसमें एक एग्जांपल और लिख लो, CH4 मीथेन, ठीक है, CO2 और C2H2, C2H2 एक एग्जांपल और हो गया ये, ठीक है, और ये हो गए। आदर्श गैस भी आ सकती है इसमें, आदर्श गैस हीलियम नियोन एक परमाणु गैस जो भी है ये आदर्श गैस है। मान लो पूछ ले आपसे कि आदर्श गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आदर्श गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 3, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक, मिटा दें। क्यों आदर्श गैस के सारे परमाणु जब अपन कंसिडरेशन कर रहे हैं, आदर्श गैस की एजम्पशन अपन ने ली थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, तो अपन ने वहाँ कि प्रत्येक अणु समान गोलाकार समान आयतन का होता है, ये बात अपन ने कही थी। तो प्रत्येक अणु जब समान है तो आदर्श गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितनी होगी 3 होगी, ठीक है। तो ये टेबल अपन को याद रखनी है। हाँ, देखिए नेक्स्ट ऊर्जा समविभाजन का नियम, कि जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम है जिस डायरेक्शन में हो रही है डिग्री ऑफ फ्रीडम,
उसी डायरेक्शन में ऊर्जा समविभाजन का नियम कहता है, मैक्सवेल ने दिया था। और उन्होंने ये कहा था कि भाई प्रत्येक डायरेक्शन में जिधर गैस मूव कर रही है उधर ही क्या होती है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, ऊर्जा समविभाजन का नियम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। क्या है दोस्तों, ऊर्जा समविभाजन का नियम, ऊर्जा समविभाजन का नियम। क्या है, ऊर्जा समविभाजन का नियम। किसने दिया भाई, मैक्सवेल ने दिया। तो सबसे पहले क्या है, मैक्सवेल ने दिया। इसे अपन क्या कहते हैं, मैक्सवेल इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या कहता है, ये नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उन सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम में गैस के अणु है वो समान रूप से वितरित हो जाती है। ठीक है ना, इसने ये नियम दिया। तो इस नियम के अनुसार उष्मीय संतुलन, उष्मीय संतुलन, उष्मीय संतुलन की स्थिति में, उष्मीय संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में एक अणु की औसत, एक अणु की औसत ऊर्जा, एक अणु की औसत ऊर्जा, और मतलब औसत गतिज ऊर्जा भी बोल सकते हैं, औसत ऊर्जा स्वतंत्रता की, स्वतंत्रता की सभी कोटियों में समान रूप से विभाजित होती है, समान रूप से विभाजित होती है तथा प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि के अनुदिश, तथा प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि के अनुदिश औसत ऊर्जा एक बटा दो KT होती है। ठीक है, तो तीन यदि स्वतंत्रता की कोटियां हैं, इसको 1/2 KT है, और टोटल स्वतंत्रता की कोटियां में विभाजित हो जाती है, तो इसको अपन ये कह सकते हैं F/2 KT। भाई 1/2 KT तो होती है, और F क्या, स्वतंत्रता की कोटियां है, उसी हिसाब से क्या हो जाएगी, उस गैस की एनर्जी हो जाएगी। इस नियम के अनुसार उसमें संतुलन की स्थिति में एक अणु की औसत ऊर्जा, एक अणु की औसत ऊर्जा, पूरे अणु की औसत ऊर्जा स्वतंत्रता की सभी कोटियों में समान रूप से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, तथा प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि के अनुदिश औसत ऊर्जा क्या होती है, 1/2 KT। अब मान लो किसी गैस के लिए स्वतंत्र की कोटियां 3 हैं, तो 1/2 KT प्लस 1/2 KT प्लस 1/2 KT, यानी 3/2 KT, या आप डायरेक्ट F/2 KT, F क्या है, स्वतंत्रता की कोटि है, तो यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 3/2 KT हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो K है, K तो क्या है, इसमें K तो क्या है, वोल्ट जेमन नियतांक, जेमन नियतांक, और T क्या है, परम ताप। T क्या है दोस्तों, परम, T है परम ताप। ठीक है, अब F स्वतंत्रता की कोटि वाले अणु की कुल ऊर्जा, अणु की कुल ऊर्जा E बराबर U बराबर, या तो E से डिनोट कर दो चाहे U से डिनोट कर दो, F/2 KT। बस ये फॉर्मूला आपको रटना है, इंपॉर्टेंट, अपने थर्मोडायनेमिक्स में भी काम में आएगा, जब अपन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे वहां भी ये फॉर्मूला अपन के काम में आएगा। तो ये फॉर्मूला अपन को रटना है, E बराबर U बराबर F/2 KT। ये मैक्सवेल ने कहा था कि जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसमें जो एनर्जी है किसी अणु की वो समान रूप से क्या हो जाएगी, वितरित हो जाएगी। ठीक,
यदि n अणुओं की कुल ऊर्जा, अणुओं की संख्या n हो, तो n अणुओं की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? n गुना हो जाएगी भाई, 1/2 F(n)kT। क्या हो जाएगी? F(n)kT। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एक मोल यानी Na अणु। एक मोल का मतलब है अणु की संख्या कितनी है? अवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो एक मोल का मतलब क्या है? Na अणु की कुल ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? इतने से कनेक्ट हो जाएगी, 1/2 F(Na) और इंटू क्या हो जाएगा? kT, यानी 1/2 F(Na) इंटू के अपन जानते हैं क्या हो जाएगा? 1/2 F(RT) हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/2 F(RT) हो गया। ठीक है, और म्यू मोल की अपन बात करें तो म्यू मोल की कुल ऊर्जा, म्यू मोल की कुल ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगी? 1/2 F(μRT). क्या हो जाएगी? 1/2 F(μRT). एन अणु की कुल ऊर्जा कितनी होगी? 1/2 F(n)kT। एक मोल यानी Na अणु की कुल ऊर्जा कितनी होगी? 1/2 F(Na) इंटू के, और Na इंटू के बराबर क्या होता है? R। Na इंटू के बराबर क्या होता है? R, या K बराबर क्या होता है? R/Na। ये फॉर्मूला मैंने कहा था बहुत कहेगा। और म्यू मोल की यदि कुल ऊर्जा अपन को लिखनी है तो ये कितनी हो जाएगी? म्यू से अपन गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? 1/2 F(μRT). कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1/F(μRT) हो जाएगी। ये अपने क्या है? ऊर्जा समविभाजन का नियम। तो ये अपन को याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और ये भी क्या है? फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि भाई समझ में आ गई बात? इसको उतारना चाहें तो अपन उतार सकते हैं, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि गैसों की विशिष्ट ऊष्माधारिता। गैसों की विशिष्ट ऊष्माधारिता, तो देखिए गैसों की विशिष्ट ऊष्माधारिता। गैसों की विशिष्ट ऊष्माधारिता, एक परमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्माधारिता अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। एक परमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा, एक परमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है भाई? एक परमाणु गैस के लिए स्वतंत्रता कोटियां कितनी है? F बराबर कितनी है? एक परमाणु गैस के लिए स्वतंत्रता कोटियां 3 है। अपन लिख भी सकते हैं कि एक परमाणु गैस के लिए स्वतंत्र कोटियां F बराबर कितनी? 3। तो ऊर्जा समविभाजन नियम से, ऊर्जा समविभाजन नियम से क्या हो गई भाई? इसकी एनर्जी कितनी होगी? U बराबर F/2, अभी अपन ने लिखा था KT, या 1/2 F(kT). ठीक है, और F की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3/2 क्या हो गया दोस्तों? 3/2 kT। ठीक है, म्यू मोल के लिए, म्यू मोल एक परमाणु गैस की ऊर्जा कितनी हो जाएगी भाई? U बराबर F/2 μRT, यही होगी। यानी F की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3/2 μRT। एनर्जी कितनी होगी? 3/2 μRT। अब नियत आयतन पर
नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता, मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता नियत आयतन पर यानी CV कितनी होगी दोस्तों, CV बराबर क्या हो गया 1/μ और dq अपॉन क्या है dt। ठीक है, और ये क्या है, नियत आयतन की बात कर रहे हैं तो dq बराबर किसके होते हैं, नियत आयतन की बात कर रहे हैं तो dq बराबर क्या होती है, गैस की इंटरनल एनर्जी के बराबर होते हैं। ये अपन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ भी चुके हैं कि यदि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो तो थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम क्या है, dq बराबर du प्लस क्या है dw, और dq बराबर क्या है दोस्तों du प्लस pdv। अपन बात किसकी कर रहे हैं, नियत आयतन की, तो dv बराबर क्या होगा 0, यानी dq बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, dq बराबर du, यानी किसी गैस को दी गई ऊष्मा उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। तो ये क्या हो गया बराबर 1/μ, और ये क्या हो गया दोस्तों du/dt। ठीक है, इंप्लाइज दैट CV बराबर 1/μ d/dt, और आपके पास में u की वैल्यू कितनी है, ये रही 3/2 μrt। अवकलन करना है t के सापेक्ष, तो t के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो नियतांक है, तो CV बराबर 1/μ इंटू 3/2 μr, और dt का क्या हो गया 1, यानी कुछ नहीं आया, म्यू से म्यू कट गया। ठीक है, तो क्या आ गया 3/2r। CV बराबर कितना आ गया 3/2r। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, नियत दाब पर, ये तो हो गया नियत आयतन पर, अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, नियत दाब पर। नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता किसके नियम से, मेयर के संबंध से। और मेयर का संबंध क्या कहता है, CP माइनस CV इक्वल्स टू R। इस संबंध को अपन कौन सा संबंध बोलते हैं, मेयर का संबंध बोलते हैं। तो CV अपने पास में आ गई, तो CP की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। R तो क्या गैस नियतांक है, तो CP बराबर क्या हो गया CV प्लस R, और एक परमाणु गैस के लिए CV कितना 3/2R, कितना है दोस्तों 3/2R प्लस R, यानी कितना हो गया 5/2R। CV बराबर CP बराबर भी कितना हो गया, ये भी हो गया, ये भी फॉर्मूला क्या है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब रुद्धोष्म निष्पत्ति या मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात, इसके आगे अपन बात करें तो आगे अपन क्या कहें, रुद्धोष्म निष्पत्ति या मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात, या मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात, जिसे अपन क्या कहते हैं, गामा कहते हैं। क्या कहते हैं, गामा। तो गामा बराबर क्या हो गया CP/CV। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक परमाणु गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है, दो विशिष्ट ऊष्माओं का क्या है, ये अनुपात है, मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है। तो CP/CV, CP कितना है 5/2R, CV कितना है 3/2R। ठीक है, तो कितना आ गया 5/3, और 5/3 का मतलब 1.67, ये अपन को रटना है, इंपॉर्टेंट। एक परमाणु गैस के लिए एडियाबेटिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं और इसको गामा भी बोलते हैं, तो गामा बराबर कितना आ गया 1.67। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ऐसे ही अपन को तीनों फॉर्मूले किसके लिए, द्विपरमाणु गैस के लिए, त्रिपरमाणु गैस के लिए भी अपन को कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो देखिए हाँ, द्विपरमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्माधारिता। ठीक है, यहां से ही अपन चलाते हैं इसको, आप लोग लिख लीजिएगा। तो द्विपरमाणु गैस के लिए स्वतंत्र कोटियां कितनी हुई 5, ये द्विपरमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्माधारिता अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, F बराबर 5। ऊर्जा के सम विभाजन से U बराबर F/2 kT, यानी 5/2 kT। ठीक है, म्यू मोल द्विपरमाणु, वही काम
म्यू मोल द्विपरमाणु के लिए गैस की ऊर्जा कितनी आ जाएगी 5/2 म्यू आर टी। ठीक है, तो नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा यही हो गया सेम टू सेम, CV बराबर 1/म्यू dQ/dt ये, और यहाँ क्या आ जाएगा 5/2 म्यू आर टी। ठीक है, 5/2 म्यू आर, और ये कितनी हो जाएगी 5/2 आर। ये क्या होगी द्विपरमाणु गैस के लिए नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता होगी। क्या होगी द्विपरमाणु गैस के लिए नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कितनी होगी CV बराबर 5/2 आर। अब वही काम नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता मेयर के संबंध से CP माइनस CV बराबर आर, तो ये क्या होगी 5/2 आर। ठीक है, तो ये कितनी होगी 7/2 आर, और ये भी क्या हो गया इंपॉर्टेंट हो गया। रुद्धोष्म निष्पत्ति सेम टू सेम, यहाँ क्या जाएगा CP कितनी है 7/2 आर, और CV कितनी है भाई 5/2 आर। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 7/5, कितना आ जाएगा 7/5, और 7 में 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 में जब अपन 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1.4। द्विपरमाणु गैस के लिए एडियाबेटिक होता है वो कितना है 1.4 1.4। ये द्विपरमाणु गैस के लिए सेम टू सेम आ गया। ठीक है, इसको आप अच्छे से उतार सकते हो, 1 मिनट का आपके पास में समय है, क्योंकि मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया, आपको पूरा उतारना पड़ेगा। केवल इसमें मैंने क्या चेंज किया, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया। द्विपरमाणु गैस है तो द्विपरमाणु गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF कितनी होगी दोस्तों 5 होगी। बाकी मैंने कोई चीज़ों को परिवर्तित किया ही नहीं है, सेम टू सेम ये ऐसा कैसा है। ठीक है, उतार लो इसको, 1 मिनट का आपके पास में टाइम है, या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात कर रहे हैं त्रिपरमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा धारिता। भाई गैस तो त्रिपरमाणु भी अपने पास में है, तो त्रिपरमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा धारिता, तो देखिए वही काम अपना, तो द्वि की जगह अपन क्या कर देंगे त्रि। क्या हो गया त्रिपरमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा धारिता। ठीक है, अब इसमें अपन को एक चीज ध्यान में रखना है, रेखीय अणु की बात अपन कर रहे हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, और इसमें आगे लिख देते हैं रेखीय त्रिपरमाणुक गैस है। ये एक ही रेखा में गैस है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए कितनी होगी दोस्तों 7 होगी। तो इसके लिए ऊर्जा सम विभाजन से U की वैल्यू अपन देखें तो कितनी होगी भाई 7/2 kT। कितनी होगी 7/2 kT, और म्यू मोल त्रिपरमाणु करें तो ये क्या होगी 7/2 म्यू आर टी। ठीक है भाई, नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता CV बराबर 1/म्यू ये होगी, तो ये कितना आ जाएगा 7/2 म्यू आर टी। ठीक है, तो CV बराबर क्या आ गया भाई 7/2 यानी 7/2 आर। कितनी होगी 7/2 आर होगी, CV बराबर 7/2 आर। नियत ताप पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता मेयर के संबंध से CP माइनस CV बराबर क्या हो गया आर हो गया, तो यहां से CP यानी ये कितनी आ जाएगी 7/2 आर। 7/2 आर का मतलब कितना हो गया 9/2, यानी CP अपने लिए कितना आ गया 9/2 आर आ गया। ठीक है, यहां से अपन गामा की बात करें तो गामा बराबर CP/CV, तो क्या हो गया 9/2 आर, और यहां क्या आ जाएगा 7/2, और ये कितना आ जाएगा दोस्तों 9/7। 9 कितना आ गया 7 आ गया, और 9/7 का मतलब क्या है 1.28। कितनी आ गई 1.28 की वैल्यू अपने पास में आ गई। ठीक है, ये किसके लिए हो गया त्रिपरमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा धारिता, जब त्रिपरमाणु गैस के जो परमाणु है वो कैसे परमाणु है
रेखीय परमाणु है। क्या है दोस्तों? रेखीय परमाणु है। तो ये त्रिपरमाणु गैस के लिए क्या आ गई? विशिष्ट ऊष्माधारिता का संबंध आ गया। ठीक है, इसको आप उतार लीजिए। 1 मिनट का समय है आपके पास में, या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, फिर अपन बात कर रहे हैं त्रिपरमाणु गैस की अरेखीय परमाणु जो होंगे उनकी विशिष्ट ऊष्माधारिता की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, उतार लिया होगा। बस इसमें क्या करना है, बस डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू को चेंज करना है। अब अपन वही त्रिपरमाणु गैस की अरेखीय परमाणु के लिए अपन बात करेंगे। तो अरेखीय अणुओं वाली त्रिपरमाणु गैस की स्वतंत्रता कोटि कितनी हो जाएगी दोस्तों? 6 हो जाएगी। तो इसको मैं कर देता हूं चेंज। उतार लिया होगा सब बच्चों ने, सब लोगों ने। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा सा है। तो ये देखिए त्रिपरमाणु गैस और यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 6। 6 क्यों ही? अपने टेबल में आप ध्यान से देखोगे तो अरेखीय परमाणु के लिए ये क्या हो गई? अरेखीय त्रिपरमाणु। तो यहाँ एक वर्ड ही चेंज करना है, अरेखीय त्रिपरमाणु गैस की वे बात हो गई। अरेखीय त्रिपरमाणु गैस की यदि बात हो गई तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, 6/2 kT यानी 3 kT। कितनी आ गई दोस्तों? 3 kT। और यहाँ पर 6 की बात अपन करेंगे तो ये कितनी होगी? 6/2 बराबर कितनी होगी? 3 μRT। भाई 3 दूनी कितना हो गया? 6। तो 3 μRT हो गई। तो यहाँ से अपन बात करें तो ये भी कितनी होगी? 3 μRT। ठीक है, और ये क्या हो गया? 3 μR। ठीक है, तो 1 हो गया, और म्यू से म्यू कट गया तो क्या हो गया दोस्तों? 3R। तो CV बराबर कितना हो गया इसके लिए? 3R क्या हो गया? त्रिपरमाणु अरेखीय या अरेखीय त्रिपरमाणु गैस अपन बोल सकते हैं। तो CV अपने पास में कितना आ गया? 3R आ गया। अब नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता मेयर के संबंध से CP - CV बराबर R। तो एक R और जोड़ देंगे तो 3R + R, यानी ये क्या हो गया भाई? 4R हो गया। कितना R हो गया? 4R हो गया। तो रुद्धोष्म निष्पत्ति गामा बराबर CP/CV, तो क्या हो गया? 4R/3R। 4R बटे क्या हो गया? 3R। तो ये क्या हो गया भाई? 4/3। 4/3, और 4/3 का मतलब कितना हो गया? 1.33। 1.33 कितना हो गया दोस्तों? 1.33 हो गया। तो इसको आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात मैं और क्लियर कर देता हूं जो आपको ध्यान में रखनी है सब लोगों को, कि अपने पास में गामा जो आया जिसको अपन कहते हैं रुद्धोष्म निष्पत्ति और गैस। ठीक है, गामा की वैल्यू एक परमाणु गैस के लिए कितनी आई उसको अपन को ध्यान में रखनी है। एक परमाणु गैस के लिए गामा कितनी आई भाई? 1.67। 1.67 ये किसके लिए है? एक परमाणु। ठीक है, दूसरी द्विपरमाणु गैस के लिए कितनी आई गामा की वैल्यू? द्विपरमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्माधारिता कितनी आई भाई? द्विपरमाणु गैस के लिए गामा की वैल्यू आई 1.4। ये क्या है? द्विपरमाणुक। ठीक है, गामा की वैल्यू कितनी आएगी? 1.4। फिर है त्रिपरमाणुक यानी 1.28। ये क्या है? त्रिपरमाणुक रेखीय। त्रिपरमाणुक रेखीय। ठीक है, त्रिपरमाणुक रेखीय अणु, और गामा की वैल्यू 1.33। ये क्या हो जाएगा? त्रिपरमाणुक अरेखीय। ठीक है, कई बार यहीं से ही क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज्यादा जो रुद्धोष्म अनुपात होता है, जो मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात होता है, जिसको अपन रुद्धोष्म निष्पत्ति बोलते हैं, एडियाबेटिक कांस्टेंट बोलते हैं। निष्पत्ति का मतलब अनुपात होता है दोस्तों। तो सबसे ज्यादा किसके लिए? गामा बराबर 1.67, या गामा बराबर द्वितीय के लिए गामा 1.4, फिर गामा 1.28, और फिर क्या है? गामा 1.33। इनका क्रम भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसको आप टेबल बना के याद रखोगे, रटोगे, यानी ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या है ये? इंपॉर्टेंट बात है। तो ऐसे दोस्तों आज अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि छोटी क्लास है, लेकिन आप 2 घंटे इसको याद करोगे तब ये सारी चीज़ें आपके
याद हो जाएंगी। अब इस चैप्टर में कुछ ही चीज़ें बची हैं, उन चीज़ों को अपन डिस्कस करते ही चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा और इसको आप बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हो। इसमें कम से कम ये 3 या 4 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे जो आपको क्या होने चाहिए, आपके सही होने चाहिए। और दोस्तों कोई बच्चा यदि नीट की या किसी भी तैयारी कर रहा है, या जैसे 12वीं के बाद में कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, चाहे आप बीएससी नर्सिंग की करो, चाहे आप नीट की करो, एग्ज़ाम दो, तो ये सारी बातें आपको वापस से लर्न करनी है। तो आप अपने दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करवा दीजिए, ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन ये जा सके। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।